नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। आज का टॉपिक है दोस्तों प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-21 क्लास 10 का साइंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नए सिलेबस के आधार पर। खंड अ है दोस्तों भौतिकी एवं रसायन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों सही विकल्प का चयन करें। का पहला क्वेश्चन है दोस्तों किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऑप्शन ए है दोस्तों समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी अवतल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों केवल समतल दर्पणों में, बी है केवल अवतल दर्पणों में, सी है केवल उत्तलोत्तर दर्पणों में, डी है सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी सभी परावर्तक पृष्ठों पर। अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ऑप्शन ए है 25 मीटर, बी है 25 सेंटीमीटर, सी है 25 इंच, डी है 100 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी 25 सेंटीमीटर। अब चौथा क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन ए है गैल्वेनोमीटर, बी है मोटर, सी है जनरेटर, डी है वोल्टमीटर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए गैल्वेनोमीटर, जो जनरेटर में लगा हुआ रहता है दोस्तों। अब पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। निम्न में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ऑप्शन ए है दोस्तों श्रेणी क्रम, बी है पार्श्व क्रम, सी है श्रेणी एवं पार्श्व क्रम दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये श्रेणी क्रम। अब दूसरा का पहला क्वेश्चन है दोस्तों शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है दोस्तों उपचयन, बी है संयोजन और सी है विस्थापन, डी है अपचयन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए उपचयन। अब दूसरा है दोस्तों टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए है दोस्तों ऑक्सैलिक अम्ल, बी है एसिटिक अम्ल, सी है सिट्रिक अम्ल और डी है लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए ऑक्सैलिक अम्ल। अब तीसरा है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है दोस्तों CaSO4 इंटू 2H2O, बी है दोस्तों CaSO4 इंटू H2O और सी है दोस्तों CaSO4 इंटू हाफ H2O और डी है दोस्तों 2COSO4 इंटू H2O। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। इसका ऑप्शन है दोस्तों ए 11, बी 10, सी 5 और डी है दोस्तों दोनों ए और बी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी ए और बी दोनों। और पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों एल्डिहाइड, बी एल्कोहल, सी कीटोन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए एल्डिहाइड। उत्तल लेंस को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिसारी। अब है चौथा दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक डॉट डॉट है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट। अब है पांचवा क्वेश्चन दोस्तों एल्केन का सामान्य सूत्र है डॉट डॉट है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है दोस्तों CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है दोस्तों CnH2n+2। अब है छठा क्वेश्चन दोस्तों उदासीन विलयन का pH मान डॉट डॉट होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है दोस्तों। अब है सातवां क्वेश्चन दोस्तों प्रकाश अपवर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश अपवर्तन के नियम को लिखना है दोस्तों। तो इसका उत्तर है प्रकाश अपवर्तन के नियम। पहला नियम है दोस्तों आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा
माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है दोस्तों, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। अब आठवां है दोस्तों, उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखें। तो उत्तल दर्पण का दो उपयोग है दोस्तों, पहला गाड़ी के पथ दृश्य में और दूसरा है दोस्तों सड़क में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में। अब नवा है दोस्तों, एक चालक के प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 100 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इसका हल है दोस्तों, दिया है आर प्रतिरोध बराबर 440 ओम और भी विभवांतर बराबर 110 वोल्ट और आई हमको ज्ञात करना है दोस्तों। तो ओम के नियम होता है दोस्तों आई बराबर वी बटा आर। तो इसको हल करेंगे, आई बराबर वी का मान 110 और विभवांतर का मान 410 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आई बराबर 1/4 एम्पियर। अब 10वां है दोस्तों, आयनिक यौगिक के गलनांक ऊंच क्यों होता है। इसका उत्तर है दोस्तों, आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं। आयनिक यौगिक में आयनिक बंध होते हैं जो कि अधिक मजबूत होते हैं। इन बंधों को तोड़ने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होता है, जिसके कारण आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है। अब 11 है दोस्तों, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है दोस्तों। तो ये है K प्लस H2O बनाता है KOH प्लस H2 को संतुलित करना है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा 2K प्लस 2H2O बनाता है 2KOH प्लस H2। अब B है दोस्तों, MnO2 प्लस HCl बनाता है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा दोस्तों, MnO2 प्लस 4HCl बनाता है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अब 12 है दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। किन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दें। तो इसका उत्तर है दोस्तों, ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं उन्हें वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यह अम्ल व क्षारीय दोनों सा व्यवहार करते हैं। इसका उदाहरण दोस्तों Al2O3 और ZnO। अब 13 क्वेश्चन है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका क्या कारण है, इसे दूर कैसे किया जाता है। इसका उत्तर है दोस्तों, वे दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण है दोस्तों, पहला तो अभिनेत्री लेंस की वक्रता का अधिक होना और दूसरा है दोस्तों नेत्र गोलक का लंबा होना। इसका संशोधन है दोस्तों, इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है दोस्तों। अब है 14 क्वेश्चन दोस्तों, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दें। इसका उत्तर है दोस्तों, ऊष्मा शोषी ऐसी अभिक्रिया है जिसके प्रतिपादन के लिए बाह्य ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ है इसे दोस्तों। तो इसका अर्थ है दोस्तों, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता हो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है दोस्तों En2 प्लस 3H2 बनाता है 2NH3। अब है दोस्तों ऊष्मा क्षेपी ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के प्राप्ति के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका अर्थ है दोस्तों, उत्पादक के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता हो, ऊष्मा भी जिस अभिक्रिया में उत्पादक के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है यानी ऊष्मा भी निकलता हो उसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है दोस्तों C+O2 बनाता है CO2 प्लस ऊष्मा। अब 15 है दोस्तों, विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, इसके दो उपयोग लिखें। उत्तर है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। इसका उपयोग है दोस्तों पानी में जीवाणु को नष्ट करने में और दूसरा है दोस्तों कपड़ा उद्योग में। अब 16 है दोस्तों, आवर्धन क्या है। उत्तर,
प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। दूसरा है दोस्तों 5 सेंटीमीटर कोई वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति और आकार ज्ञात करें। तो इसका हल है दोस्तों, दिया है वस्तु की ऊंचाई h1 बराबर 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f बराबर -10 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए लगा है दोस्तों क्योंकि अवतल दर्पण है, चिन्ह परिपाटी आप लोग पढ़े होंगे। वस्तु की दूरी u है दोस्तों -25 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी v बराबर ज्ञात करना है। तो हम लोग दर्पण सूत्र से चलेंगे दोस्तों। 1/v बराबर होता है 1/f प्लस 1/u। तो 1/v बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/10 बटा 1/-25 बराबर 1/10 - 1/25। अब 10 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा दोस्तों, और भिन्न का जोड़ करेंगे तो इसका आएगा 3/50। 3/50 को 1/v बराबर आ गया दोस्तों 3/50। तो इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा v बराबर 50/3 बराबर 16.66 सेंटीमीटर। v बराबर निकल गया है दोस्तों 16.66 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे दोस्तों आवर्धन m बराबर होता है दोस्तों v/u। इसमें v और u का मान रखेंगे और हल करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा -2/3। अब पुनः m बराबर निकालेंगे दोस्तों h2/h1 से, तो इसको हल करेंगे तो h2 बराबर आ जाएगा दोस्तों -3.3 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगा दोस्तों 16.6 सेंटीमीटर दाईं ओर मतलब होता है दोस्तों वास्तविक, और प्रकृति हो जाता है, प्रकृति है दोस्तों वास्तविक एवं उल्टा, और आकार वस्तु से छोटा बनेगा दोस्तों आवर्धन। यदि आपको यह प्रश्न नहीं समझ में आया है दोस्तों तो कमेंट कीजिए। मैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना दूंगा दोस्तों। अब है 17 क्वेश्चन दोस्तों। ओम का नियम लिखें और इसका प्रायोगिक सत्यापन करें। तो ओम का नियम होता है दोस्तों किसी चालक के नियत ताप पर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। इसका सत्यापन है दोस्तों v समानुपात I। इसका होता है दोस्तों v समानुपात प्रोपोर्शनल टू I। अब v/I बराबर इसको इस ओर लाएंगे तो हो जाएगा, इसको नियतांक मान लेंगे दोस्तों, यहाँ नियतांक मान लेंगे, और v/I नियतांक हमको r मानना है। तो v/I बराबर r हो जाएगा या v बराबर IR हो जाएगा दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। अब इसका अथवा में है दोस्तों प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक लिखिए किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इसका उत्तर है दोस्तों किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला है दोस्तों चालक की लंबाई, और दूसरा है दोस्तों चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और तीसरा है दोस्तों चालक के पदार्थ की प्रकृति, और चौथा है दोस्तों चालक के तापमान। अब 18वां क्वेश्चन है दोस्तों धातु एवं अधातु के 2 भौतिक तथा 3 रासायनिक गुणों में अंतर लिखे। उत्तर है दोस्तों पहले भौतिक गुणों के आधार पर अंतर देख लेते हैं। तो धातु और अधातु में भौतिक गुणधर्म के आधार पर अंतर है दोस्तों। पहला धातु में तन्यता का गुण होता है और धातु में तन्यता का गुण नहीं होता है। और दूसरा है दोस्तों धातु में आघात वर्धनीयता का गुण होता है और धातु में आघात वर्धनीय का गुण नहीं होता है। अब रासायनिक गुणधर्म के आधार पर 3 अंतर हम लोग के लिखना है दोस्तों। तो है पहला अंतर है दोस्तों धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं और धातु के परमाणु ऋणायन बनाते हैं। और दूसरा है दोस्तों धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। तीसरा है दोस्तों धातुएं अवकारक होते हैं और तीसरा अधातुएं ऑक्सीकारक होता है। अब 18 का अथवा में क्वेश्चन है दोस्तों समायोता किसे कहते हैं। पेंटेन के समायों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखे। तो समायोता है दोस्तों ऐसे विभिन्न यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, संरचनात्मक समावयन अर्थात समवाय कहलाते हैं।
और इस घटनाक्रम को समझौता कहते हैं। पेंटेन का सूत्र होता है दोस्तों C5H12 के समयों के नाम एवं संरचना सूत्र इस प्रकार है। तो नॉर्मल पेंटेन का है दोस्तों, नॉर्मल पेंटेन का आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर इस प्रकार है, और आइसो पेंटेन का इस प्रकार होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद नियो पेंटेन है दोस्तों, नियो पेंटेन। अब खंड ब है दोस्तों, जीव विज्ञान। सही विकल्प का चयन करें। 19वां का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन है दोस्तों ए बैक्टीरिया, बी कस्कुटा और सी विषाणु और डी कवक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी कस्कुटा। अब दूसरा है दोस्तों, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ए फेफड़ों द्वारा, बी नीलय द्वारा, सी आलिंदों द्वारा, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों बी नीलयों द्वारा। अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, स्पाइरोगैरा में अलैंगिक जनन की विधि है। ए मुकुलन, बी खंडन, सी विखंडन और डी पुनर्जनन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी खंडन। चौथा है दोस्तों, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। ए बाह्य पुंज, बी दलपुंज, सी पुंकेसर, डी स्त्रीकेसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए बाह्य पुंज। पांचवा है दोस्तों, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? ए पानी, बी भोजन, सी एमिनो एसिड, डी ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए पानी। अब है 20वां क्वेश्चन दोस्तों, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसका उत्तर है दोस्तों, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। अब 21 है दोस्तों, दीर्घरोम क्या है, इसका क्या कार्य है? उत्तर है दोस्तों, क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। इसका कार्य है दोस्तों, यह अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। और दूसरा कार्य है दोस्तों, रुधिर और वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन और शोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाता है। 22 है दोस्तों, आर्तव चक्र क्या है? उत्तर है दोस्तों, जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो अंतःभित्ति, जिसे पर्त कहते हैं, की आवश्यकता नहीं होती है और यह पर्त धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों तक की होती है। इस अवधि को आर्तव चक्र कहते हैं। अब 23 है दोस्तों, ओजोन परत की अपक्षय से क्या दुष्प्रभाव हो सकता है? तो उत्तर है दोस्तों, ओजोन परत एक ऐसा आवरण है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें को निक्षेपित कर देता है। अगर पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक पहुंचेगी तो पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक भी होती है। मानव शरीर में इन कारणों की वजह से त्वचा का कैंसर, श्वास रोग, अल्सर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती है। अब 24 है दोस्तों, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? उत्तर है दोस्तों, जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना है। जनन में एक कोशिका द्वारा और डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण तथा अतिरिक्त कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। अब 25 है दोस्तों, फेफड़ों से ऑक्सीजन ऊतकों तक कैसे पहुंचती है, समझाइए। इसका उत्तर है दोस्तों, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां आलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां आलिंद शिथिल रहता है। जब अलग कोष्ठ बायां नीला फैलता है तब यह संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। अपनी बारी जब पेशियां बायां नीला संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित होता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां आलिंद जब फैलता है तो शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां आलिंद संकुचित होता है, नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां नीला फैल जाता है। यह रुधिर को दाएं नीले में स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर की ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है और रुधिर के जरिए ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। अब 26 है दोस्तों, दिए गए चित्र ए और बी को नामांकित करें और दोनों का कार्य दो कार्य लिखें। तो आप लोग चित्र देख रहे हैं दोस्तों, इसका ए का नाम है दलपुंजी। इसका कार्य है दोस्तों, स्त्री केसर का मुख्य भाग है, एक बीजांड को रखता है।
एवं बीजांड को रखता है। और बी है दोस्तों अंडाशय। इसका कार्य है मादा जनन अंग के मुख्य अंग के रूप में निषेचन, फल तथा बीज में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब 27 है दोस्तों वृकाणु या नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाए। तो इसका चित्र आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। यह है बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोरूस, और इधर है दोस्तों वृक्क धमनी की शाखा, और इधर है वृक्क शिरा की शाखा, वृक्क का नीलाकार भाग, वृक्क धमनी, संग्राहक वाहिनी। इसका इस प्रकार चित्र होता है दोस्तों। अब इसका 8वां में है दोस्तों अनुवांशिकी का मानव कल्याण से क्या संबंध है। इसका उत्तर है दोस्तों विज्ञान जीव विज्ञान की वह विशेष शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता का सूक्ष्म क्रियाविधि, अनुवांशिकता या प्रभाव एवं अनुवांशिकता से संबंधित परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। अनुवांशिकता के हर पीढ़ी में परिवर्तन दिखाई देते हैं और कई पीढ़ी बाद एक ये परिवर्तन पूर्व पीढ़ी से भिन्न होंगे। इससे नई स्पीशीज का निर्माण होता है। यह अनुवांशिकी का मानव कल्याण से संबंध है। नोट है दोस्तों वैज्ञानिक का मानना है कि मानव का पूर्व पीढ़ी बंदर थे।